Hi everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in 16th lecture of Machine Design and Drawing 2. And we have already started the concept of flywheel and basic principle. Let us revise shortly. So what is flywheel? तो फ्लाईव्हील एक ऐसा मशीन एलिमेंट था जो हम यूज़ करते हैं एज अ रिजर्वायर ऑफ एनर्जी और दी स्पीड। ओके, जब इंजन की जो वर्क डन है या फिर एनर्जी है, रिक्वायरमेंट अगर कम है और वर्क डन ज़्यादा है तो उसमें क्या एनर्जी फ्लाईव्हील में वो स्टोर होगी, और जैसे जैसे फिर रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे वो एनर्जी फ्लाईव्हील से हम यूटिलाइज करेंगे और जो फ्लक्चुएशन रहेगा स्पीड में वो मेंटेन रहेगा। सो बेसिकली फ्लाईव्हील एक ऐसा मशीन एलिमेंट है जो एनर्जी स्टोर करके रखेगा और जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी वैसा वैसा वो सप्लाई करेगा ऑफ स्पीड आइदर ऑफ एनर्जी। ओके, लास्ट सेंटेंस देखो आपकी, हेंस फ्लाईव्हील डज नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, इट सिंपली रिड्यूसेस अ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। मतलब क्या, जो एनर्जी फ्लक्चुएशन 100% उसमें रहेगा, क्योंकि जैसा वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, रिक्वायरमेंट कम है, तो सडनली फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ेगी। जैसा जैसा वर्क डन कम हो रहा है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वैसे वैसे फ्लाईव्हील की स्पीड कम होगी। ठीक है, तो ये जो गैप रहेगा ये रिड्यूस करने का काम फ्लाईव्हील करेगा। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी वैसे वैसे वो सप्लाई कर रहा है। इट डजेंट मीन कि फ्लाईव्हील कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहा है इंजन का, नहीं। बस वो क्या करेगा, वो जो फ्लक्चुएशन रहेगा वो रिड्यूस करेगा। सो दैट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फ्लाईव्हील। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। व्हाट इज फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड? इट इज़ जस्ट अ डिफरेंस बिटवीन टू स्पीड। कौन सी? एक मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड का जो डिफरेंस रहेगा, ओके, ड्यूरिंग वन साइकिल, जो मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड का जो डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। वेरी सिंपल। एंड द व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड? इट इज़ अ रेशियो ऑफ, दो चीज़ों का रेशियो है। कौन सा? मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मतलब जो ऊपर हमने लिया था डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड, वो एक पार्ट, और डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। सो आपको नेक्स्ट डेरिवेशन में समझ में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है। देखो, सपोज हमने कंसिडर किया है n1 एंड n2 एज अ मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड। ओके, तो n1 और n2 दीज आर आवर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड इन rpm ड्यूरिंग वन साइकिल। ओके, नाउ एंड कैपिटल N इज मीन स्पीड, मतलब क्या, एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड हमने कैसे निकाला? n1 प्लस n2 बाय 2, तो ये हो गया हमारी एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड? इट इज रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हो गया n1 माइनस n2 डिवाइड बाय मीन स्पीड, दैट इज n। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू पुटअप करते हैं, n की वैल्यू क्या है? इट इज़ एवरेज स्पीड n1 प्लस n2 बाई 2, तो आएगा ये रिलेशन। So 2 n1 minus n2 by n1 plus n2. So we studied this in terms of RPM. If we replace our RPM in by angular speed, that is omega 1 omega 2, तो रिलेशन हो जाएगा। बस जहाँ पे आप n1 n2 देख रहे हो वो रिप्लेस हो जाएगा omega 1 omega 2 से। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्पीड इट विल बी ट्वाइस omega 1 minus omega 2 by omega 1 plus omega 2, and in terms of linear speed, that is v, that value will be cs equal to twice v1 minus v2 by v1 plus v2. So this is the coefficient of fluctuation of speed. Okay, and it varies depending upon the nature of service to the flywheel is employed. The next term is just reciprocal of coefficient of फ्लक्चुएशन। तो जो हमने अभी देखा है कि सी एस, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, मतलब क्या, रेशियो ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, ये हमने देखा अभी। तो उसका ही अगर रेसिप्रोकल लिया तो वो हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। यहाँ पे देखो, कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस इज व्हाट? इट इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। m इज इक्वल टू, इट इज डिनोटेड बाय m। सो सिंपली जो वैल्यू अपने ऊपर देखी है उसका रेसिप्रोकल हम कंसिडर करेंगे, इट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। ओके, ये पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। नाउ द न्यू टर्म फॉर द टूडेज डिस्कशन इज फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो हमने अभी पहले देखा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड,
अब हम डिस्कस करेंगे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो सिंपली फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, अगेन द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी इंस्टेड ऑफ स्पीड, इट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एनर्जी एंड मिनिमम एनर्जी। बट उसका कंप्लीट कंसेप्ट क्या है वो हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं, on x-axis it is a crank angle for engine, and on y-axis it is a turning moment or torque. This is for a single cylinder double acting steam engine. तो एक सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए अगर हम टॉर्क डायग्राम वर्सेस क्रैंक एंगल शो करते हैं तो डायग्राम ये आइडियल डायग्राम है, ठीक है, जिसमें दिखाया है एक्स एक्सिस पे कि आपका जो क्रैंक एंगल 0 डिग्री टू 90 टू 180 टू 70 टू 360। तो कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन के लिए हमने ये साइकिल शो की है। ये हो गया आपका हाफ रिवॉल्यूशन और ये हो गया रिमेनिंग हाफ रिवॉल्यूशन। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन, ओके। और वैक्सिस पे जैसे जैसे क्रैंक एंगल बढ़ रहा है, क्रैंक रोटेट हो रही है, वैसे वैसे टॉर्क जो जनरेट हो रहा है वो या फिर ट्रांसफ़र हो रहा है वो टॉर्क हम वैक्सिस पे दिखा रहे हैं, ओके। सो ये जो आपको बेस लाइन पे दिख रही है पी क्यू आर एस, what are these are the different positions showing angle of crank, रोटेटिंग एंगल। जैसे 0 डिग्री फिर 90 डिग्री दिखाए तो डेफिनेटली पी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, या इंटरमीडिएट एंगल होगा 0 to 90 के बीच में। और जो आपको कर्व दिख रहा है आपको ए बी सी डी ई, ये क्या शो कर रहा है, पर्टिकुलर एंगल पे एंगुलर पोजीशन पे टर्निंग मोमेंट या फिर टॉर्क की वैल्यू क्या है वो शो कर रहा है, ओके। सो लेट अस डिस्कस। So fluctuation of energy may be determined by turning moment diagram for one complete cycle of operation। तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एक कंप्लीट साइकिल हमने कंसिडर की है, तो एक लूप हाफ रिवॉल्यूशन शो कर रहा है और जो नेक्स्ट है सी डी ई वो शो कर रहा है अनदर हाफ रिवॉल्यूशन। कंसिडर अ टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजिन एज शोन इन फिगर, ओके। सो लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट टर्निंग मोमेंट इज जीरो व्हेन क्रैंक एंगल इज जीरो। डेफिनेटली कि जहाँ पे एंगल क्रैंक रोटेट हुई नहीं है वहाँ पे टॉर्क कुछ भी नहीं रहेगा। जैसे जैसे क्रैंक एंगल बढ़ेगा 0 to 10 डिग्री 20 डिग्री वॉट एवर, तो वैसे वैसे रिस्पेक्ट टू टर्निंग मोमेंट या फिर टॉर्क की वैल्यू बढ़ रही है। और क्या होगा, जैसे जैसे वो राइज हो रहा है एंगल, जैसे जैसे एंगल 0 to 90 जाएगा, 90 to 180 जाएगा, तो वैसे वैसे टॉर्क वैल्यू बढ़ रही है। सो आप डायग्राम में देख सकते हो कि व्हेन क्रैंक एंगल moves from 0 degree to 90 degree, torque value or turning moment has a maximum value, and when it cross the 90 degree, when crank angle moves from 90 degree onwards, turning moment ये कम कम होगा और जब वो 180 पे पहुंचेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। फिर से 180 एंगल से फिर से क्रैंक एंगल जब से जैसे जैसे बढ़ेगा तो अगेन 270 इतने एंगल पे वो टॉर्क वैल्यू मैक्सिमम देगा और अगेन आपका रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा और टॉर्क वैल्यू जीरो होगी। सो अल्टरनेट आपको मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू और जीरो टॉर्क वैल्यू मिल रही है एज पर द एंगल शोन, ओके। सो यही लिखा है डिस्क्रिप्शन में, अ लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट टर्निंग मोमेंट इज जीरो व्हेन क्रैंक एंगल इज जीरो। डेफिनेटली इट राइजेस टू मैक्सिमम वैल्यू व्हेन अ क्रैंक एंगल रीचेस टू 90 डिग्री। तो देख रहे हैं हम कि 90 डिग्री पे आपको बी पॉइंट दिख रहा है जो शो कर रहा है मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू, एंड इट अगेन जीरो व्हेन क्रैंक एंगल इज 180 डिग्री। दिस इज शोन बाय कर्व ए बी सी इन फिगर, इट रिप्रेजेंट्स टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो ये हो गया आपका जैसे ए बी सी डी ई, ये जो कर्व जो लूप बन रहा है वो शो कर रहा है अलग अलग टर्निंग मोमेंट की वैल्यूज एट अ डिफरेंट एंगल, ओके। तो ये कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन है जिसमें एक आउट स्ट्रोक है एक इन स्ट्रोक है। तो कंसिडर किया सपोज हमने कि ए बी सी ये आउट स्ट्रोक है और सी डी ई ये इन स्ट्रोक है, ओके। तो एक्सपांशन होने के बाद में फिर बाद में सक्शन स्टार्ट हो रहा है जस्ट लाइक दैट। तो एक हाफ रिवॉल्यूशन में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए और दूसरा हाफ रिवॉल्यूशन में रिमेनिंग 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए। तो जैसे सक्शन एंड एक्सपांशन, कॉम्प्रेशन एंड एग्जॉस्ट, ये दो स्ट्रोक साइमल्टेनियसली चलते हैं, ओके। तो वैसे ही इसलिए पहले हमने कंसिडर किया स्मॉल ए बी सी ये रहेगा आपका आउट स्ट्रोक और सी डी ई ये रहेगा आपका इन स्ट्रोक, ठीक है।
उसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं निकलता, बस हमें ये चेक करना है कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग टॉर्क वैल्यू कैसे जनरेट हो रही है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सिंस द वर्क डन इज अ प्रोडक्ट ऑफ, हमें पता है वर्क डन क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट रहेगा। सो वी आर डीलिंग विद द टॉर्क एंड द एंगल। तो यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा, वर्क डन विल बी प्रोडक्ट ऑफ टॉर्क and angular displacement, that means the angle covered or angle turned. So work done is a product of turning moment and the angle turn. Okay, turning moment and angle turn, this will be your work done. Therefore area of turning moment diagram represents work done per revolution. तो यहाँ पे जो ये ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पे ऐसा, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन विल बी द एरिया कवर्ड बाय दैट कर्व, जो शेडेड एरिया में यहाँ पे शो कर रहा हो। तो वर्क डन कितना हुआ उस हाफ रिवॉल्यूशन में या फिर कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन में, कि उस कर्व ने उसके अंडर कितना एरिया कवर किया है वो। सो इट विल बी इट इज़ डेफिनेटली व्हाट, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टर्निंग मोमेंट एंड क्रैंक एंगल, क्योंकि वाई एक्सिस पे टर्निंग मोमेंट है, एक्स एक्सिस पे क्रैंक एंगल है, इसलिए फिर ये वर्क डन हुआ। तो वर्क डन कितना हुआ, उस कर्व ने जो एरिया कंप्लीट किया है उतना वर्क डन हुआ है। In actual practice, the engine is assumed to work against the mean resisting torque as shown by horizontal line AF. अब इसका मतलब क्या है कि आइडियल कंडीशन में हम ये एज्यूम करते हैं कि उसका जो एवरेज टॉर्क रहेगा वो ये रहेगा, मतलब ना हम 0 कंसिडर कर रहे हैं ना ही हम 100% कंसिडर कर रहे हैं, तो हमने एक 50% एक एवरेज टॉर्क लाइन ड्रॉ करके रख दी है, उसके ही रेफरेंस में हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो दिस इज अ आइडियल कंडीशन फॉर विच लाइन ए एफ, जो हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइन आपको दिख रही है, वो क्या शो कर रही है, दिस इज अ मीन रेजिस्टिंग टॉर्क फॉर द गिवन इंजन। ओके, द हाइट ऑफ ऑर्डिनेट ए, ये पॉइंट, द हाइट ऑफ ऑर्डिनेट ए रिप्रेजेंट्स द मीन हाइट ऑफ टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ पे जो आपको ये हाइट दिख रही है, ये वाली, मतलब 0 टू ए, 0 डिग्री टू ए, ये जो हाइट दिख रही है, ये हाइट किसकी है, मीन रेजिस्टिंग टॉर्क की, कि हमने एवरेज टॉर्क कहाँ पे कंसिडर किया है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया था कि 50%, तो 50% नहीं, जहाँ पे आपने कंसिडर किया है वो आपका क्या रहेगा, हाइट ऑफ मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। ओके, सो हाइट ऑफ ऑर्डिनेट ए represents mean height of turning moment diagram. Since it is assumed that work done by turning moment, ये पॉइंट चल रहा है हमारा, since it is assumed that work done by turning moment per revolution is equal to work done against mean resisting torque. क्या बोला है, इट इज एज्यूम दैट वर्क डन बाय टर्निंग मोमेंट पर रिवॉल्यूशन, कि वर्क डन जो एक रिवॉल्यूशन में कितना वर्क डन हो रहा है वो क्या है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। जो अपने ये रेजिस्टिंग लाइन ड्रॉ करके रखी है उसके अगेंस्ट जितना वर्क डन हो रहा है उतना ही इंजन का वर्क डन हो रहा है, ये हमने एज्यूम किया है कि भाई टर्निंग मोमेंट में कितना वर्क डन हो रहा है, रेजिस्टिंग लाइन के रेफरेंस में जितना वर्क डन हो रहा है बस उतना ही। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल AAFE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AAFE, अब ये देखो AAFE कौन सा, AAFE, ये जो रेक्टेंगल है आपका, मतलब मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन और बेस लाइन, ये जो कंप्लीट रेक्टेंगल यहाँ पे शो हो रहा है वो। ओके, ये जो पार्ट शो हो रहा है वो क्या है, एरिया अंडर रेक्टेंगल AAFE इज प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन अगेंस्ट मीन रेजिस्टिंग टॉर्क। तो ये जो रेक्टेंगल आपको शो हो रहा है AAFE, इट शोज वर्क डन अगेंस्ट मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन। तो आइडियल कंडीशन में बस इतना वर्क डन हमें चाहिए, दिस इज अ रिक्वायरमेंट। कौन सा, जो बेस वाला रेक्टेंगल है, स्मॉल a टू कैपिटल A टू हॉरिजॉन्टली F और F टू वर्टिकली डाउन E। तो ये जो आपका बॉक्स रहेगा ये रहेगा आपका वर्क डन रिक्वायर्ड। ओके, नाउ एक्चुअल चीज़ें अभी देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे हमने आइडियल कंडीशन के लिए देख लिया कि वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिंग टॉर्क कितना रहेगा, बॉक्स नीचे वाला बॉक्स AAFE। नाउ मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन AF कट्स द टर्निंग मोमेंट डायग्राम एट पॉइंट B C D एंड E। यहाँ पे जैसे दिख रहा है आपको कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है
हॉरिजॉन्टल लाइन ये है आपकी और ये आपका ग्राफ है, या फिर ये आपका टर्निंग मोमेंट लाइन है, कर्व है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को कहाँ कहाँ पे कट कर रही है, एक बी पॉइंट पे कट कर रही है, सी पे कट कर रही है, डी पे कट कर रही है, ई पे कट कर रही है, ठीक है। तो एक्चुअल टर्निंग मोमेंट कर्व को हॉरिजॉन्टल जो मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन है वो बी सी डी ई इतने पॉइंट पे कट कर रही है। ओके, सो व्हेन क्रैंक एंगल मूव्स फ्रॉम ए टू पी, मतलब क्रैंक एंगल हॉरिजेंटली क्रैंक एंगल 0 डिग्री टू सपोज 45 डिग्री बढ़ रहा है, तो हमने वहाँ पे पी शो किया है। सो सपोज आपका क्रैंक एंगल 0 डिग्री टू 45 डिग्री प्रोसीड हो रहा है, उस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन बाय इंजन इज इक्वल टू एरिया ए बी पी। तो उस केस में ए आपका वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन कितना रहता, उस कर्व ने कवर किया हुआ एरिया। तो जैसे आपका एंगल 0 टू पी जा रहा है, 0 डिग्री टू पी, तो एरिया कितना कवर हुआ कर्व से, स्मॉल ए कैपिटल बी एंड पी, ए बी पी इतना वाला बेस में देखो आप। ओके, ए बी पी ये इतना वर्क डन हुआ है। लेकिन रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड शो हो रहा है मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन से, ये वाला, ये जो बॉक्स रहेगा उसी पॉइंट तक, बॉक्स कौन सा, ए बी पी, मतलब उतनी रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, सो आई रिपीट, व्हेन क्रैंक एंगल मूव्स फ्रॉम ए टू पी, ए से पी तक जब आपका एंगल मूव हो रहा है क्रैंक एंगल, तब वर्क डन कितना हो रहा है, जो कर्व का एरिया कवर हो रहा है बस वो ए बी पी। लेकिन रिक्वायर्ड कितना है, वो कंप्लीट बॉक्स ए बी पी इतना रिक्वायर्ड रहेगा, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगी। ओके, लाइक ए बी पी। सो इन अदर वर्ड्स, इंजन हैज़ डन लेस वर्क एज दी रिक्वायरमेंट। मतलब क्या कि जैसे क्रैंक एंगल 0 टू पी प्रोसीड हो रहा है, तब वर्क डन कितना हुआ, ए बी पी, वो छोटा सा ट्रायंगल जो आपको बेस में दिख रहा है पहला वाला। लेकिन वर्क डन होना कितना चाहिए था, एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी थी, क्योंकि हम किसके लिए पढ़ रहे हो, एवरेज के लिए पढ़ रहे, मीन रेजिस्टिंग टॉर्क लाइन के लिए पढ़ रहे, इसलिए फिर रिक्वायर्ड था वो कंप्लीट बॉक्स ए बी पी इतना रिक्वायर्ड है। लेकिन वर्क डन कितना हो रहा है, सिर्फ वो ट्रायंगल ए बी पी। तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वर्क डन कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो हमें वो जो लैकुना रहेगा, वो जो लैग रहेगा, वो हम कहीं से कवर करना पड़ेगा। सो दैट एनर्जी विल बी गिवन फ्रॉम फ्लाई व्हील। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द फ्लाई व्हील एंड हेंस स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील डिक्रीजेस। मतलब ऑलरेडी सपोज साइकिल तो कंटिन्यू है, ठीक है, ऑलरेडी फ्लाई व्हील में जैसे इंजन चल रहा है, फ्लाई व्हील रोटेट हो रहा है, उसमें एनर्जी भी स्टोर्ड है। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट इंजन की बढ़ गई, इंजन पे लोड आ गया और इंजन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई कि वहाँ पे अभी स्पीड चाहिए और उतना वर्क डन नहीं हो रहा है इन केस, तो फिर क्या होगा कि उतनी जो जितना परसेंटेज कम है हमारे पास में, वो स्पीड हम फ्लाईव्हील से लेंगे। तो फ्लाईव्हील से लेंगे तो फ्लाईव्हील की स्पीड कम होगी, ठीक है, तो इसलिए सडनली फिर वहाँ पे एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, तो फिर वहाँ पे फ्लाईव्हील की स्पीड कम हो रही है, और क्योंकि हमें वो एनर्जी कॉम्पेंसेट करनी है इसलिए। सो जहाँ पे आपको वर्क डन ज़्यादा दिख रहा है ए बी पी पे, हमें इतनी रिक्वायरमेंट थी और ए बी पी ये हमारा वर्क डन था, इसलिए फिर जितनी गैप वो बची है वो कंपनसेट करने के लिए हमने एनर्जी कहाँ से ली, फ्लाईव्हील से ली। ओके, फर्स्ट सेंटेंस, अमाउंट ऑफ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम फ्लाईव्हील एंड हेंस स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील डिक्रीजेस। डिक्रीजेस क्यों समझ में आ गया, क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ए बी पी इतना, ये बॉक्स इतना रिक्वायरमेंट है, लेकिन हो कितना रहा है, बस ये छोटा सा ट्रायंगल, इतना ही वर्क डन हो रहा है। तो ऊपर जो बचा हुआ है, ऊपर जो बचा हुआ है वो आपका रिक्वायरमेंट था एक्सेस, जो हमने फ्लाईव्हील से कवर किया है। ओके, नाउ क्रैंक एंगल मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू। जब क्रैंक एंगल पी टू क्यू प्रोसीड हो रहा है, जब क्रैंक एंगल आपका पी टू क्यू अब आगे ट्रांसफर हो रहा है, आगे मूव हो रहा है, सॉरी, पी 0 टू पी आए थे हम, अब पी टू क्यू जा रहा है। तो पी टू क्यू जाते हुए क्या हो रहा है, वर्क डन बाय इंजन इज इक्वल टू एरिया बी 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 पी बी बी सी क्यू। अब ये देखो डायग्राम में मैं शो कर रहा हूँ, जब आपका क्रैंक एंगल अभी पी टू प्रोसीड हो रहा है, पी से प्रोसीड हो रहा है, सपोज पी टू क्यू जा रहा है इतना, ठीक है, यहाँ पे था और यहाँ तक जा रहा है, तो फिर वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन होगा जो ग्राफ है उसका एरिया, तो ये एरिया कितना हो गया,
ये एरिया है आपका पी बी बी सी क्यू, इतना ये वाला एरिया रहेगा आपका वर्क डन जो एक्चुअल हो रहा है। और रिक्वायरमेंट कितनी थी? रिक्वायरमेंट तो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स की थी, बस इतनी, जो बेस वाला बॉक्स, हर केस में उतना ही रिक्वायरमेंट रहेगा क्योंकि हम एवरेज के लिए पढ़ रहे। तो जो बॉक्स दिख रहा है आपको बी बी सी क्यू बॉक्स, ये रिक्वायरमेंट थी। और लेकिन अब इस केस में वर्क डन ज़्यादा हो रहा है, रिक्वायरमेंट कम है और वर्क डन ज़्यादा हो रहा है। तो फिर क्या होगा? व्हेन क्रैंक मूव्स फ्रॉम पी टू क्यू, वर्क डन बाय इंजन इज इक्वल टू एरिया पी बी बी सी क्यू कंप्लीट। ओके, तो वर्क डन ज़्यादा हो रहा है। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट किससे हो रही है? ये बॉक्स से हो रही है, इतना बेस वाला बॉक्स। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट कम है और वर्क डन ज़्यादा हो रहा है। देयरफॉर इंजन हैज़ डन मोर वर्क देन दी रिक्वायरमेंट, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही वर्क डन हो रहा है। ओके, सो दिस एक्सेस वर्क इज स्टोर्ड इन अ फ्लाईव्हील एंड हेंस स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील इज इंक्रीजेस। तो जैसे पहले केस में वर्क डन कम हो रहा था और रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, तो वहाँ पे हमने स्पीड किससे ली? फ्लाईव्हील से ली। जैसे ही हम एंगल हमारा पी टू क्यू मूव हो रहा है, एंगल जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे वर्क डन ज़्यादा हुआ। वर्क डन ज़्यादा हुआ और रिक्वायरमेंट कम थी, इसलिए फिर जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जो एक्स्ट्रा वर्क था, वो हमने ट्रांसफ़र किया। एक्चुअली वो ट्रांसफ़र हुआ फ्लाईव्हील को, इसलिए फिर फ्लाईव्हील की स्पीड और बढ़ गई। ओके, तो ये कंटिन्यू रहेगा। स्पीड कम हो गई तो फ्लाईव्हील से हम स्पीड लेंगे, देन स्पीड ज़्यादा हो गई तो स्पीड फ्लाईव्हील को फिर से रिटर्न होगी, फिर से फ्लाईव्हील की स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी कि फ्लाईव्हील की स्पीड कम होना ज़्यादा होना, ये कंटिन्यू रहेगा एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ इंजन। तो इंजन का अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गया तो फ्लाईव्हील की स्पीड कम होगी और इंजन को वर्क ट्रांसफ़र होगा, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो हम देख रहे थे अभी पी टू क्यू जैसे ट्रांसफ़र हुआ, क्रैंक एंगल मूव हुआ, तो आपका वर्क डन ज़्यादा हुआ, रिक्वायरमेंट कम थी, इसलिए फिर एक्स्ट्रा वर्क फ्लाईव्हील को ट्रांसफ़र हुआ। ओके, तो फ्लाईव्हील की जो स्पीड है वो बढ़ गई। ओके, सो दिस एक्सेस वर्क stored in a flywheel and hence speed of flywheel increases while crank angle moves from P to Q. Okay, similarly when crank angle moves from Q to R, जब Q to R जा रहा है अभी, ठीक है, उसके आगे जो 180 का आपको स्लैब दिख रहा है 180 तक, तो इतना डी पॉइंट तक, ठीक है। तो अगर जब क्रैंक एंगल प्रोसीड हो रहा है आर से, सॉरी क्यू टू आर जा रहा है अभी, तो फिर क्या होगा? मोर वर्क इज टेकन फ्रॉम इंजन देन डेवलप्ड। कैसे? देखो अभी अब वर्क डन कितना हो रहा है चेक करेंगे हम किस केस में? क्यू टू आर में। डायग्राम में देखो क्यू टू आर जाना है, तो वर्क डन कितना हो रहा है? ये वाला बेस वाला इतना वर्क डन चाहिए। कितना? ये पूरा का पूरा बॉक्स चाहिए, बॉक्स चाहिए और बस इतना ही नीचे वाला वो पोर्शन आपका वर्क डन रहेगा एक्चुअल। अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और वर्क डन कम हो रहा है, तो फिर क्या होगा? एक्स्ट्रा जो वर्क डन लगेगा हमें वो हम फ्लाईव्हील से लेंगे, वो जो स्पीड लगेगी वो हम फ्लाईव्हील से लेंगे, इसलिए फिर से फ्लाईव्हील की स्पीड कम होगी। डेफिनेटली फिर से फ्लाईव्हील की स्पीड ज़्यादा होगी अगले साइकिल में। तो यही कंटिन्यू चल रहा है। तो सिमिलरली व्हेन क्रैंक एंगल मूव्स फ्रॉम क्यू टू आर जो हमने शेडेड पोर्शन दिखाया है, more work is taken from engine than is developed, loss of work represented by area CDD। तो loss of work ये ऊपर वाला, तो ये इतना पार्ट कहाँ से लेंगे? हम फ्लाईव्हील से लेंगे। टू सप्लाई दिस लॉस, flywheel gives up some of its energy and thus speed decreases when crank angle moves from Q to R। ओके, तो जो कॉम्पेंसेशन रहेगा फिर से हम फ्लाईव्हील से लेंगे, इसलिए फ्लाईव्हील की स्पीड फिर से कम होगी। नाउ ये पार्ट समझ में आ रहा है कि हमने जैसा जीरो से स्टार्ट किया था, जीरो टू पी गए हम, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, बॉक्स की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ट्रायंगल मिल रहा है। ओके, तो फिर से फ्लाईव्हील की स्पीड कम हो रही है क्योंकि वहाँ से वर्क हम ले रहे हैं। जब हम पी टू क्यू ट्रैवल कर रहे हैं, हमारा एंगल पी टू क्यू जा रहा है, तो वहाँ पे वर्क डन हमें ज़्यादा मिलेगा, ये वाला कंप्लीट। रिक्वायरमेंट फिर से कम है और वर्क डन ज़्यादा मिल रहा है। ज़्यादा कितना मिल रहा है? ऊपर का जो हाफ सर्कल है वो, तो उतना हमें वर्क डन मिल रहा है, इसलिए फिर एक्स्ट्रा वर्क डन फ्लाईव्हील को जाएगा, तो स्पीड बढ़ेगी। फिर से अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो वर्क डन हमें ज़्यादा लगेगा बॉक्स का, और वर्क डन हो एक्चुअली कम रहा है, वर्क डन कम हो रहा है, इसलिए फिर जो एक्स्ट्रा लगेगा इंजन को वो हम फ्लाईव्हील से लेंगे। तो ये साइकिल कंटिन्यू चल रही है। ओके,
ठीक है, तो इसी साइकिल को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जो हमने अभी तक के देखा है वो सब पार्ट हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इसी साइकिल को ई तक के लेके जाएंगे। ओके, सो विल स्टॉप हियर।